नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणुवीर पर। तो एनपीसीएल के एग्जाम के लिए जनरल साइंस का खजाना जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसका आज पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है, वो पार्ट 1 जाके मेरे चैनल पर देख सकता है। और एनपीसीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जनरल साइंस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी, मैं उतनी कोशिश आपके लिए मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मैंने जितने भी मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल साइंस। ये जो जनरल साइंस में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें जो क्वेश्चन जिस टॉपिक का है, उस टॉपिक के मतलब जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अभी परमाणु परमाणु आ गया, परमाणु संख्या है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो परमाणु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको यहाँ पर लिखा दूँ, है ना। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को, या प्रोटॉनों की संख्या को, या फिर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो देखते हैं सबसे पहले तो अपन परमाणु। ठीक है, परमाणु होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था डाल्टन। ठीक है, सबसे पहले पहला लिखिए, सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो दिया था डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमाणु ये जो बाहरी कक्षाएं हैं, ये इसका नाभिक है, न्यूक्लियस है ना। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस यानी नाभिक है ना। और इसकी जो बाहरी कक्षाएं हैं ये, और इसके बाहरी कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आपको दिख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना। और नाभिक के अंदर जो ये पॉजिटिव दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये है प्रोटॉन, और ये हल्का ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये है न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर कौन कौन हो गए? नाभिक के अंदर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, है ना। और नाभिक के बाहर की कक्षाओं में हो गए इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो अपने को लिखना है कि जो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को। जितने भी प्रोटॉन होंगे, मतलब जिस भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक है सर, एटॉमिक नंबर आपने बता दिया। एटॉमिक नंबर परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास नंबर है ये, है ना, नंबर। ठीक है, नंबर, है ना। तो एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दो, आपका आ जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज क्या लिखनी है? अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अपन खजाना खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? देखिए, यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ लिखिए प्रोटॉन, और यहाँ लिखिए न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो इनकी देख लें, डिस्कवर किसने किया, खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। देखिए, खोज तो इसकी गोल्डस्टीन ने की थी। देखिए, लिखिए गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था प्रोटॉन, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन को केनाल किरणें भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन से पहले इसका नाम केनाल किरणें था, जो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने खोजा था। तो इसके में क्या लिख सकते हैं अपन? केनाल किरणें। ठीक है, केनाल किरणें लिख सकते हैं इनको, जो किसने खोजी थी? गोल्डस्टीन ने। बाद में इनको किसने नाम दिया? प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने नाम दिया। तो आपको क्या करना है कि ज्यादातर तो एग्जाम में यही पूछता है, यही आता है कि रदरफोर्ड वाला ही आता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, है ना। इसके अलावा अगर आपको रदरफोर्ड कभी ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करोगे आप? ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको लगाना है गोल्डस्टीन। ठीक है, अब देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ठीक है। अब लिखते हैं, इसकी डिस्कवर वाला हो गया। अब लिखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, इससे क्या बनता है ना। तो देखते हैं इस पे आवेश कितना होता है ना। आवेश, आवेश, है ना, आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इस पर क्या हो गया? आवेश हो गया ना। और प्रोटॉन पे आवेश देखिए तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पे आवेश लगभग समान ही होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का विपरीत होता है। तो विपरीत होने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया इसको, पॉजिटिव
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इन पर आवेश तो सेम हो गया, क्वांटिटी तो सेम हो गई आवेश की, लेकिन दोनों पर विपरीत विपरीत प्रकृति का है ना, तो क्या करेंगे, विपरीत नेचर का है तो इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, ऐसा है कि ये विपरीत प्रकृति के हैं, यानी विपरीत नेचर के हैं, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 0 होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपन इनका द्रव्यमान, है ना, तो द्रव्यमान देखने के लिए यहाँ मैं मिटा दूं इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ ना, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना, है ना, वीडियो पॉज करके बैक करके लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो, ठीक है। अब क्या है, क्या आ जाता है इनका, आ जाता है अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, यानी मास, तो न्यूट्रॉन का मास देखें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, इसका ये हो गया। और प्रोटॉन का देखें तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का क्या होता है, प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा होता है, तो क्या होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का हो गया, ये हो गया अपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका हो गया, देखिए सबसे ज़्यादा द्रव्यमान हो गया न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो द्रव्यमान का क्रम पूछ ले कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा द्रव्यमान होता है अपना अल्फा कण का, ठीक है, अल्फा कण जो होता है उसका ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। अब देखते हैं इसमें इसमें क्या देखेंगे, एक चीज़ और है इसमें कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है, 1836 गुना, 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 गुना होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं अपन कि जो इसमें क्या है, ई अपॉन एम, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो किसने निकाला था, ये निकाला था थॉमसन ने, थॉमसन ने निकाला था। और इसका मान वैल्यू कितनी आती है अपनी 1.7 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम प्रति केजी, ठीक है, दिख रहा है, या साइड में लिखूँ, अगर यहाँ लिख लीजिए साइड में ना, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम, 11 है, माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है ना, 11 है, 11 कूलाम पर केजी, ठीक है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात, जो किसने निकाला था, थॉमसन ने निकाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है और किसने निकाला था, तो किसने निकाला था, थॉमसन ने निकाला था। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें है एक प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन यानी तरबूज, सभी जानते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो किसने दिया था, ये भी दिया था आपके थॉमसन ने, ठीक है, थॉमसन ने दिया था। इसने बताया था कि मतलब जैसे तरबूज में बीज, तरबूज एक क्या है, आकृति है जिसमें तरबूज के बीज होते हैं ना, तो इसने बताया था कि परमाणु भी एक तरबूज की तरह की आकृति है और धनावेशित है ना, और इसके अंदर जो जिस प्रकार तरबूज में तरबूज के बीज होते हैं उसी प्रकार इसमें भी न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और आपके आता है कि भाई नाभिक की खोज किसने की थी, अभी बताया था मैंने, परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, उसकी बाहरी कक्षाएं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, है ना। किस प्रयोग के द्वारा की थी, किस प्रयोग के द्वारा की थी, तो आप बताओगे स्वर्ण पन्नी प्रयोग। इसने क्या किया था, एक सोने की पन्नी ली थी और उस पर क्या किया था, अल्फा कणों का बौछार किया था, अल्फा कणों से इन्हें अटैक किया था सोने की पन्नी।
तो क्या हुआ था कि बहुत सारे अल्फा कण ऐसे ही गुजर गए और कुछ मतलब एक आध अल्फा कण वापस लौट के आ गया। इसका मतलब नाभिक से टकरा कर वो आया और इसने क्या दे दिया, रदरफोर्ड ने उसको नाभिक नाम दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा एक और आता है आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए तो आप मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग किया था, इससे इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकल के आ गया था। ठीक है, तो ये हो गए अपने परमाणु से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अच्छे से लिख लेना, इनको अच्छे से नोट्स बना लेना, है ना, मैंने अच्छे से समझा दिया है ना। न्यूट्रॉन पे मैंने बताया है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है ना। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसमें भी देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट जो इसके कोशिका है ना, कोशिका के अंग, उनको आपके ऑप्शन में डाला है ताकि मैं इनको अच्छे से समझा सकूं। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे 10 15 20 मैंने अभी बताया ना, परमाणु वाले में से मैंने कितने क्वेश्चन कवर कराया। एक ही क्वेश्चन से मैं आपके इतने सारे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो इसका क्या हो गया आंसर? तो इसका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या हो गया इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अपन इसको अच्छे से समझेंगे ना। देखिए लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले इसको, इससे संबंधित जो टॉपिक अच्छे बनते हैं वो देख लेते हैं ना। इसमें पहला लिखेंगे आप कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ये तो अपने यहाँ हो गया, पावर हाउस कहा जाता है ना। ये क्या करता है? एटीपी के रूप में एनर्जी संग्रहित करता है या हमें प्रदान करता है। ठीक है, और ये क्या है? कोशिका का श्वसन अंग है, श्वसन अंग है। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, अब ये जो एटीपी है इसका पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इसका क्या नाम है? एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप, मैं बोल रहा हूँ जिससे समझ के लिख लेना, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कंप्लीट हो गया ना। और इसके अलावा एक और चीज इसमें बच गई है। ये क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है ना, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हम देखते हैं, अब दूसरा लेते हैं लाइसोसोम। दूसरा क्या लेते हैं? लाइसोसोम। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, टॉपिक जो बता रहा हूँ ना, टॉपिक लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लिख लेना, इनको नोट्स बना लेना है ना, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। देखिए लाइसोसोम क्या क्या है? एक थैली नुमा संरचना है ना, थैली नुमा संरचना है ना। इसमें क्या भरे होते हैं? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कोशिका में जब भोजन, कोशिका में भोजन बनता है तो उनका पाचन करते हैं ना। और ये क्या करते हैं? कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करते हैं कोशिका में, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करते हैं। ठीक है, कौन करता है? लाइसोसोम, है ना। इसमें जो पाचक एंजाइम बने होते हैं वो करते हैं। और यदि ये थैली फट जाती है तो क्या होता है कि इससे जितने भी एंजाइम होते हैं सारे कोशिका के अंदर आ जाते हैं और कोशिका को ही मतलब नष्ट कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं।
आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लाइसोसोम से संबंधित टॉपिक, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपन अंतःप्रद्रवी जालिका। पहले देख लेते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका देख, ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है कुरद्री, एक होती है अपने चिकनी। ठीक है, एक तो होती है कुरद्री, एक चिकनी होती है ना। तो कुरद्री में क्या होता है? कुरद्री में तो होता है प्रोटीन का निर्माण, होता है कुरद्री में, कुरद्री अंतःप्रद्रवी जालिका में ना। और चिकनी में होता है अपना वसा का निर्माण, वसा या लिपिड भी बोल दो इसको। ठीक है, लिपिड भी बोलते हैं, वसा या लिपिड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वसा का मतलब है कि फैट, मतलब जो अपने तेल घी वगैरह जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं वसा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिकनी से आप समझ सकते हो कि वसा बनती है ना, और कुरद्री से प्रोटीन बनते हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा गोल्जी उपकरण है, जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। कैमिलो, एक मिनट, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृष्ठ तनाव, है ना। देखिए इसमें क्या है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है जल की छोटी बूंदों का गोल होना, छोटी सुई का स्थिर द्रव के तल पर तैरना, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में चिपक जाना, या फिर शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना। तो ये क्या है? सभी इसके एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव के ना। ये जो सभी हैं पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है, इसमें सभी सही होंगे ना, पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है कि जो द्रव की जो कोई भी लिक्विड है उसकी जो सरफेस होती है वो क्या करती है? एक तनी हुई चिल्ली की तरह कार्य करती है ना। और क्या है, ये जो कोई लिक्विड होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण उसका क्षेत्रफल, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको न्यूनतम करने की कोशिश करता है। न्यूनतम करने की कोशिश करता है तो आप कभी भी देखना कि कोई भी आकृति अगर द्रव्यमान समान हो तो न्यूनतम सरफेस जो एरिया होता है वो किसका कम होता है? हमेशा गोल आकृति का न्यूनतम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसीलिए जो जल की बूंद होती है पृष्ठ तनाव के कारण अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगी तो वो क्या होगा? गोल आकृति की होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि इसका मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक, है ना। एक पॉइंट इसमें कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होगा तो लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया ना कि पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा तो लिक्विड क्या करेगा? उसके सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। और पृष्ठ तनाव अगर कम हो गया, गर्म किया हमने, पृष्ठ तनाव कम हो गया तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, है ना। अगर हम इसको लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो रहा है ना। तो पृष्ठ तनाव कम होने से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो आपने कभी देखा होगा कि हम गर्म चाय पीते हैं या गर्म कॉफ़ी पीते हैं या गर्म सूप पीते हैं ना। तो सूप तो छोड़ो, चलो चाय तो सभी पीते ही होंगे लगभग, है ना। चाय नहीं तो कॉफ़ी तो पीते होंगे ना। तो गरम गरम पीते हैं तो अपने को क्या करता है? स्वादिष्ट लगती है ना। स्वादिष्ट किस लिए लगती है? क्योंकि जो उसका है क्या है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो गर्म होती है, पृष्ठ तनाव कम होता है तो अपनी जीवान पे अच्छे से फैलती है। अच्छे से फैलेगी तो अच्छे से अपनी जो जीवान की संवेदना होती है और संवेदी जो ग्रंथियाँ होती है वो अच्छे से उसको मतलब सेंस करेगी और अपने को स्वादिष्ट लगेगी। तो ठंडी की अपेक्षा गर्म चाय, कॉफ़ी और सूप मतलब स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। इसका उदाहरण हो गया ये, है ना। ठीक है, अब अगला अपना क्या बच रहा है? नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि
जो इसमें घुलनशील अशुद्धियाँ हैं, जैसे आपने इसमें नमक घोल दिया या डिटर्जेंट पाउडर घोल दिया, तो कम मात्रा में घोलोगे, है ना, कम मात्रा में नमक, घुलनशील अशुद्धियाँ मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर, नमक वगैरह कम मात्रा में घोलोगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में घोल दिया तो, ज़्यादा मात्रा में घोल दिया तो पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पृष्ठ तनाव के उदाहरण, है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है ना। तो देखिए रक्त समूह की बात आई तो अपन क्या करते हैं, इसका आंसर तो देखो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए बी पॉजिटिव। लेकिन अपने को क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको लिखा देता हूँ ना। देखिए पहला लिखते हैं इसमें अपन, जो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप के अंदर ही क्या होता है, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर होता है ना। इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। दूसरा अपन क्या लिखेंगे, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही तो मैंने बता दिया कि ए बी पॉजिटिव क्या करता है, सर्वग्राही मतलब ए बी पॉजिटिव जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को अपने मतलब ले सकता है ना। और अगर सर्वदाता पूछ ले यानी यूनिवर्सल डोनर पूछ ले तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को रक्तदान कर सकता है। वो कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, है ना। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये था ब्लड ग्रुप से संबंधित 3-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैंने आपको बता दिया ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो इसमें देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा नहीं है, जूल सेकंड, वाट, किलोवाट घंटा या फिर हाउस पावर, हॉर्स पावर। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है, क्या बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है, इसमें इसका आंसर तो हो गया अपने पास कि किलोवाट घंटा इसका विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, देखो विद्युत शक्ति होती है अपने P = विद्युत ऊर्जा बटा समय। ठीक है, कार्य करने की दर को तो क्षमता कहते हैं, ऊर्जा की दर को क्षमता कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं, है ना। तो W बटा समय, है ना। तो आपने विद्युत ऊर्जा देखा होगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किलोवाट जूल में होती है ना, जूल में होती है, किलोवाट घंटा में होती है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, विद्युत जो ऊर्जा होती है ये किलोवाट घंटा में होती है ना। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या क्या हो गया अपने पास, जूल प्रति सेकंड, है ना। ये जो ऊर्जा है इसका मात्रक जूल होता है, नीचे समय है, टी का समय का समय क्या है, हाँ समय है, तो ये क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया शक्ति का, है ना। इसके अलावा वाट भी शक्ति का मात्रक होता है, जूल प्रति सेकंड को ये अपन क्या कहते हैं, वाट कहते हैं ना। और हॉर्स पावर भी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जिसमें कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर। अब अपन देखते हैं विद्युत ऊर्जा की मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट बोलता तो शक्ति का मात्रक हो जाता, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, घंटा भी लगा दिया, यानी समय भी इसके साथ काउंट कर लिया, तो क्या हो गया, ये विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया, नहीं विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया ना, सॉरी विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनेगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। तो डायरेक्टली याद रखना चाहो तो डायरेक्टली याद रख लो कि भाई 1 किलोवाट घंटा = 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भूल जाते हैं, ये वैल्यू आपको याद नहीं रहते, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट हो गए, है ना, 1000 वाट हो गए। और घंटा, घंटा में कितने सेकंड हो गए, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपके, यहाँ से देख सकते हैं 36 है ना, ये हो गया आपके शतरंग 36 और 10⁵ है ना, 10⁵। यहाँ अगर मैं पॉइंट लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁶। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेकंड में आया ना। तो वाट इंटू सेकंड क्या होता है अपना, वाट इंटू सेकंड होता है अपना जूल। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं वाट है, इस समय को इधर ले जाऊंगा, सेकंड में बदलेगा ये, वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
ठीक है। और एक और ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है अपने पास, होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को अपन 1 वोल्ट विभवांतर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू कितने जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू कितने जूल हो गए, 1.6 × 10⁻⁻90 जूल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एनपीसीएल में पूछे जाने वाले, दूसरे एग्जामों में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। मैंने अच्छे से लिखवा दिए हैं इन टॉपिक्स को, आप अच्छे से लिख लेना। अगला वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।